हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वो है गुप्त साम्राज्य। आज हम गुप्त साम्राज्य का दूसरा भाग है वो देखेंगे। इस दूसरे भाग में हम गुप्त साम्राज्य के दो महानतम सम्राटों को पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। वो दो सम्राट हैं, एक है समुद्रगुप्त और दूसरे हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये दो जो सम्राट हैं वो गुप्त साम्राज्य के सबसे महान सम्राट हुए हैं और गुप्त साम्राज्य की ही नहीं पूरे भारतीय इतिहास की बात करें तो यह महानतम सम्राटों की अग्रिम पंक्ति में शुमार हैं। तो चलो देखते हैं, हम इन सम्राटों के बारे में जानकारी अर्जित करते हैं। तो पहले आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो काल था वो था 335 ईस्वी से 375 ईस्वी के मध्य, अर्थात 40 वर्ष का है वो समय। समुद्रगुप्त के बारे में हमें जो जानकारी मुख्य तौर पर मिलती है वो उनके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को उत्कीर्ण करने या इसका जो रचयिता था वो था हरिसेन। उसका नाम था हरिसेन, जो कि उनका दरबारी कवि हुआ करता था। इस प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की विजयों और उनके कलानुराग और प्रजावत्सलता, बहुत सारे जो विषय हैं उन पर इसमें चर्चा है वो की गई है। समुद्रगुप्त पहले गुप्त सम्राट थे जिसने गुप्त साम्राज्य को बहुत बड़ा विस्तार है वो दिया, या इसको लगभग अखिल भारतीय स्तर के साम्राज्य की श्रेणी में ले आए। उन्होंने एक बड़ा ही विजय अभियान चलाया जिसमें इन्होंने विभिन्न प्रदेशों को जीता। उन प्रदेशों को हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो उनकी जो विजय यात्रा है वो किस तरीके से चली उसके बारे में हमें उनके प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से जानकारी है वो मिलती है। तो समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम, हमने देखा है कि समुद्रगुप्त से पहले गुप्तों का जो साम्राज्य था वो उत्तर प्रदेश और बिहार के छोटे से हिस्से तक सीमित था। समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ या यूं कहे कि उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीता। उत्तर भारत के राज्यों को जीतने की जो नीति है उसको प्रसभोद्धरण कहा जाता है। इसको प्रसभोद्धरण नीति कहा गया है। इसमें उन्होंने 9 राज्यों को जीता जिसमें नागसेन, अच्युतसेन ये मुख्य थे और इन 9 राज्यों पर इन्होंने खुद ही अधिकार कर लिया, अर्थात अपने राज्य में इन 9 राज्यों को मिला लिया। उसके बाद में दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनके साथ में इनकी जो नीति थी उसको ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति है वो कहा जाता है। ग्रहण मोक्षानुग्रह यह है वो 3 शब्दों से बना है। एक है ग्रहण, अर्थात शत्रु के देश को जीतना या उस पर अधिकार करना, यह ग्रहण का अर्थ है। फिर दूसरी है मोक्ष, शत्रु को मुक्त कर देना। और फिर है अनुग्रह, अर्थात शत्रु के राज्य को वापस देकर दया करना। तो यह दक्षिण भारत के जो 12 राज्य थे उनके साथ में जो नीति अपनाई समुद्रगुप्त ने उसको ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति कहा जाता है, अर्थात शत्रु देश को पराजित करना, उस पर अधिकार करना और वापस उसके बाद में शत्रु जो राजा है उसको मुक्त करते हुए उसको उसका अपना राज्य है वो दे देना और उससे अपनी अधीनता है वो स्वीकार करवाना। तो इस तरीके से जो दक्षिण भारत के 12 राज्य हैं वो भी समुद्रगुप्त की दया पर निर्भर हो गए थे। समुद्रगुप्त ने जो गणतंत्रीय शासन थे, हमने देखा है कि मौर्य वंश के बाद में जो विकेंद्रीकरण के तत्व हैं वो उभर कर सामने आए और भारत है वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। तो जो गणतंत्रीय राज्य हैं
उन पर भी समुद्रगुप्त ने अधिकार किया और बाद में उनको भी मुक्त करते हुए उनको सर्व करदान, आज्ञानुकरण और प्रणामागमन की नीति है वो इनके साथ में है वो चलाई, अर्थात इनको कर देने वाले राज्य बनाकर छोड़ दिया। यानी ये राज्य है वो गुप्त सम्राट को समय समय पर कर है वो देते रहेंगे। इसके बाद में जो कुषाण, शक, मुरुंड, इनके जो छोटे छोटे राज्य थे उनके साथ में जो समुद्रगुप्त ने जो नीति अपनाई उसको आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गुरुत्वदंक नीति कहा जाता है। इसमें आत्मनिवेदन से तात्पर्य है, आत्मनिवेदन से तात्पर्य है कि ये जो राजा है वो समय समय पर दरबार में सम्राट के सामने स्वयं हाजिर होंगे। फिर उसके बाद में जो है कन्योपायन, कन्योपायन से तात्पर्य है कि ये राजा है वो अपनी कन्याओं का विवाह है वो गुप्त सम्राट या गुप्त युवराज या राजकुमारों से करेंगे। और गुरुत्वदंक का अर्थ है स्वविषय भुक्ति शासन याचना, अर्थात अपना जो राज्य है उसके लिए शासनादेश है वो गुप्त सम्राट से प्राप्त करना, और वो है वो समय समय पर टैक्स है, कर है वो गुप्त सम्राट को देते रहेंगे। अर्थात इनको भी मुक्त कर दिया गया, लेकिन ये सब करद राज्य है वो गुप्त सम्राट के बन गए। यानी कि इन पर सीधा शासन गुप्त सम्राट का नहीं था, लेकिन फिर भी यह गुप्त साम्राज्य के अधीन थे। जबकि उत्तरापथ के जो 9 राज्य हैं उन पर सीधा अधिकार है वो गुप्त सम्राट ने किया, और जो उत्तर भारत है पूरा उसको अपने सीधे शासन के अंतर्गत लाया। जबकि दक्षिण भारत जो कुषाण, मुरुंड और शक शासक थे, जो गणतंत्रीय राज्य थे या जो जनजातियां थी उनके छोटे छोटे राज्य थे, उन सबको करद राज्य बनाकर छोड़ दिया। अर्थात वो है वो समय समय पर गुप्त सम्राट को जो है कर देते रहेंगे। अब समुद्रगुप्त के बारे में एक जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है या बनता है वो यह भी है कि विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किस सम्राट को कहा जाता है, तो वो समुद्रगुप्त होगा। हालांकि समुद्रगुप्त का जो व्यक्तित्व है वो नेपोलियन से बढ़कर था, क्योंकि समुद्रगुप्त अपना कोई युद्ध नहीं हारे थे, जबकि नेपोलियन अपने अंतिम समय में बहुत सारे युद्ध हैं वो हार चुके थे। फिर वो विद्या के संरक्षक थे समुद्रगुप्त। उनकी एक मुद्रा पर उनको वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है, अर्थात ये कलानुरागी भी थे, वीणा बजाने में माहिर या सिद्धहस्त थे। और वसुबंधु नामक जो विद्वान है वो उनके दरबार में रहता था। इसके बाद में हम बात करते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो समय है वो था 380 से लेकर 412 के मध्य। अब आप देखिएगा कि समुद्रगुप्त का जो समय है, कालक्रम है वो 375 है, जबकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है वो 380 है। तो इन दोनों के बीच में एक रामगुप्त नाम का दुर्बल शासक आता है। इसका जो शासन है वो बहुत थोड़ा ही चला, और विशाख दत्त की लिखी हुई पुस्तक मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की लिखी हुई दूसरी जो पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, उसमें हमें रामगुप्त नाम के शासक का उल्लेख है वो मिलता है। यह निर्बल शासक था, और इसके अल्प शासन के बाद में जो सत्ता है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के हाथों में आ गई।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भारत के महानतम सम्राटों में से एक, या यूं कहें कि सबसे महान सम्राट हैं, वो माने जाते हैं। वो अपनी दिग्विजयों से ज्यादा कला और साहित्य में उनके द्वारा दिए गए योगदान के कारण वो ज्यादा चर्चित और प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रसिद्धि इतनी रही कि उनके साथ में बहुत सारी काल्पनिक कहानियां, किस्से कहानियां और आख्यान है वो जुड़ गए। जैसे कि हम देखते हैं सिंहासन 32 कह दो या बेताल 25 कह दो। एक धारावाहिक आया करता था विक्रम बेताल करके, जो बेताल 25 पर आधारित था। तो ये जो काल्पनिक कहानियां हैं वो सम्राट विक्रमादित्य की प्रसिद्धि, जन स्वीकार्यता और उनकी जो विशेषताएं हैं उनको देखकर उनका नाम है वो इतना प्रसिद्ध हुआ, और आज भी आख्यानों में हम इनको याद करते रहते हैं। तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, इनके इतिहास के बारे में हमें कुछ जानकारी है वो देवी चंद्रगुप्तम से भी मिलती है, जो कि विशाख दत्त की लिखी हुई पुस्तक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को सकारी भी कहा जाता है, अर्थात उन्होंने शकों से युद्ध किया और उनको पराजित करके सकारी की जो उपाधि है वो अर्जित की। इनके दिग्विजय के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो इनके उदयगिरी के अभिलेख या गुहालेख से मिलती हैं, उदयगिरी के गुहालेख से। और यह सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध रहे वो अपने नवरत्नों को लेकर रहे। उनके दरबार में नवरत्न होते थे, अर्थात 9 बड़े विद्वान होते थे। और ये जो 9 बड़े विद्वान थे वो थे कालिदास, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, वाराहमिहिर, वररुचि। ये बहुत बड़े नाम हुआ करते थे। और इन्हीं विक्रमादित्य की नवरत्न की नकल बाद में अकबर ने की, अपने दरबार को नवरत्नों से भरकर। इनके शासनकाल का महत्व फाहियान को भी लेकर है। जो चीनी यात्री था फाहियान, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ही उसने भारत की यात्रा की। 399 से लेकर 314 तक ये भारत में रहे। फाहियान ने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा, लेकिन उसने कहीं पर भी सम्राट का उल्लेख है वो नहीं किया, क्योंकि वो एक बौद्ध तीर्थ यात्री था। तो वो बुद्ध तीर्थ यात्रा करने आया था और उसने यहाँ जो भी देखा, सामान्य जनजीवन के बारे में देखा, समाज को देखा, धर्म को देखा, उसके बारे में उन्होंने लिखा। अब सम्राट जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, उनका नाम है वो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। उनके इतिहास को लेकर थोड़ा बहुत विवाद भी है, लेकिन फिर भी है, हमें इनके बारे में है वो जानकारी बहुत कम ही मिलती है। जितना इनका नाम है, जितना इनका यश है, उसको देखकर उनकी ऐतिहासिक जानकारियों का स्रोत है हमारा सीमित और संक्षिप्त है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में हमें सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं वो मिलेगी और हमारे जानकारी का जो स्तर है वो समृद्ध होगा। आज का आपका टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।